उत्तर प्रदेश में पुलिस के जरिए 11 मुसलमानों पर आतंकवाद के चार्जेस लगाए गए थे। तकरीबन 598 दिन उनको जेल में रहना पड़ा और उसके बाद उनकी इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच की जो डबल बेंच थी उसने आरोपों के अभाव में सबको बरी कर दिया है। अब सवाल ये खड़ा होता है, इस तरह के केसेस लगातार सामने आते हैं, यहाँ तक कि 19 और 20 साल भी लोग जेलों में ज़िंदगी गुजारने के बाद आतंकवाद के मामलों में उनको बरी कर दिया जाता है, बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये पूरे फर्जी फ्रेम किए जाते हैं चार्जेस और उसमें जो है सबूत नहीं मिलने के कारण तमाम लोगों को बरी किया जाता है, तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जो पुलिसकर्मियों ने जो इनका न सिर्फ इनका जीवन बल्कि इनके पूरे ख़ानदान के ऊपर जिस तरह से आतंकवाद का तमगा लगा दिया है और उसकी वजह से पूरी सोसाइटी से उनको बाइकआउट किया जाता है। बच्चियों की शादी नहीं होती, बहनों की शादी नहीं होती, अगर किसी को पकड़ा जाता है या वो शादीशुदा है तो उसके बच्चों का पूरा करियर बर्बाद हो जाता है, स्कूल में एडमिशन तक भी नहीं मिलता। इस तरह के लोगों से कई बार मैंने इंटरव्यू किया है जो 15-15 साल जेलों में रहने के बाद उनको बाइज्जत बरी किया जाता है। तो वो जब आप उनसे बात करेंगे, तमाम फैमिलीज़ में इस तरह की कहानियाँ सामने आती हैं कि मेरे जेल जाने के बाद पूरा घर मेरा बिक गया, मेरा कारोबार ख़त्म हो गया, मेरा बाप और मेरी माँ बाहर आने की आस में इस दुनिया से चले गए। बूढ़े बाप उसका भार नहीं उठा पाए और मुझे जेल में देख करके मेरी माँ परेशान रहने लगी, बीमार रहने लगी, जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चली गई। तो सवाल यही खड़ा होता है कि वो पुलिसकर्मी, वो सियासतदान जो जानबूझ करके इस तरह के केसेस बनवाते हैं पुलिस पर दबाव डाल करके और उसके बाद कई साल जेल में रहने के बाद इनको बाइज्जत बरी किया जाता है, तो उनके ऊपर केसेस क्यों नहीं बनते? ये सवाल पहले भी उठा है, पार्लियामेंट में भी इस मामले को उठाया गया है कि आखिर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है, उनके ऊपर चार्जेस होना चाहिए, उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए जो जानबूझ करके फंसाते हैं। क्योंकि आतंकवाद के मामले में ज़्यादातर मुसलमानों को ही फंसाया जाता है और 90% से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जिसमें कोई सबूत नहीं मिलता और फिर 15-15, 20-20 साल जेल में रहने के बाद उनको बरी कर दिया जाता है। ऐसे ही ये 11 लोग हैं जिनको पकड़ा गया था। गनीमत मानिए कि 1.25 साल में ही इनको कोर्ट से इंसाफ मिल गया है। जल्द ही इंसाफ मिला है, वो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही इनको इंसाफ मिल गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच जो लखनऊ की है वहाँ से इंसाफ मिला है। आइए मैं आपको बताता हूँ क्या है पूरा मामला। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने मंगलवार को प्रतिबंधित संगठन अलकायदा और उसके भारतीय इंटरप्रेशन जो है उसका जो भारत का विंग है उसके साथ कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में आतंकवाद निरोधी दस्ते द्वारा गिरफ्तार किया गए 11 मुस्लिम नौजवानों को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति अताउर रहमान मसूदी और न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की 2 न्यायाधीशों की पीठ ने सभी 11 आरोपियों को जमानत देते हुए कहा है कि मामले के रिकॉर्ड और उससे जुड़े दस्तावेजों पर विचार करने और आरोपों की अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। अदालत ने ऐसा भी कहा कि वो ऐसा करने के अपने कारणों का उल्लेख भी करेगी। अदालत ने कहा ये अभियोजन इस स्तर पर उचित संदेह से परे अपना मामला साबित नहीं कर सका। 11 मुस्लिम पुरुषों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील फुरकान पठान ने कहा है कि अभियोजन पक्ष उन्हें गिरफ्तार करते समय किए गए दावों को साबित करने में नाकाम रहा है। ज़रूरत पड़ने पर आरोपों को अदालत में नहीं रखा गया, इसलिए अदालत ने डिफ़ॉल्ट ज़मानत दे दी। उन्होंने कहा ये गिरफ्तारियाँ आधारहीन तरीक़े से की गई और ऐसा साबित हुआ। प्रतिवादी की ओर से पेश एक अन्य वकील एडवोकेट सैफ अली ने कहा कि जब उनसे पूछा गया कि इन प्रतिबंधित संगठनों के ठिकाने भारत में कहाँ हैं, क्या वे यहाँ काम कर रहे हैं, तो अभियोजन पक्ष कोई जवाब नहीं दे सका। डिफ़ॉल्ट ज़मानत जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि स्वचालित रूप से तब की जाती है जब मामले से निपटने वाली एजेंसियां प्राधिकरण आवंटित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने या आरोपों को साबित करने में नाकाम रहता है। जिन 11 मुस्लिम नौजवानों को डिफ़ॉल्ट ज़मानत दी गई है वो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं कि अलीम, मुदस्सिर, नदीम, हबीबुर रहमान, इस्लाम, हारिस, आस मोहम्मद, कामिल, कारी शहजाद, मौलाना लुकमान, अली नूर, नवाजिया अंसारी, मुख्तार और मौलाना लुकमान।
उन्हें भारत और अन्य पड़ोसी देशों में आतंकवाद संगठनों के साथ संबंध होने के आधार पर 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा उठाया गया था। गिरफ्तारी के दौरान उनके मोबाइल फ़ोन, गैजेट, लैपटॉप और पढ़ने की सामग्री जब्त कर ली गई। बाद में एटीएस ने अपने दावों का समर्थन करने के लिए 45 चश्मदीदों को अदालत में पेश किया, लेकिन असफल रहे क्योंकि अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष साबित करने में नाकाम रहा है, इसलिए आरोपियों की हिरासत में रखने का कोई आधार नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में आतंकवादी विरोधी कानून यूएपीए के तहत एक मामले में एक कथित आईएसआईएस समर्थक को जमानत देते हुए कहा था कि प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन के प्रति महज मोह को उससे जुड़ा हुआ नहीं माना जा सकता है। इसमें यह भी रेखांकित किया गया है कि केवल इसलिए कि अपीलकर्ता के मोबाइल डिवाइस में आतंकवादी ओसामा बिन लादेन की तस्वीर, जिहाद प्रचार, आईएसआईएस के झंडे आदि सहित आपत्तिजनक सामग्री पाई गई थी और वह कट्टरपंथी मुस्लिम उपदेशों के व्याख्यानों तक भी पहुंच रहा था, ऐसा नहीं होगा, उसे ऐसे आतंकवादी संगठन के सदस्य के रूप में ब्रांड करने के लिए पर्याप्त है। उसके उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना तो दूर की बात है। तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें जो आज सामने आई हैं, लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ आखिर में बताना चाहूँगा कि ये खबर आपको कहीं पर भी चैनल पर चलती हुई नज़र नहीं आई होगी। जब 2022 में इनको गिरफ्तार किया गया था उस वक्त खूब हंगामा कई दिन तक काटा गया था और ये बताने की कोशिश की गई थी कि पूरा मुस्लिम समुदाय किस तरह से आतंकवादी है और आतंकवाद के लिए काम करता है। लेकिन जब इनको छोड़ा गया है, सवाल उठ रहा है उत्तर प्रदेश की एटीएस पर, उत्तर प्रदेश पुलिस पर कि किस तरह से फर्जी इन लोगों को फंसाया था, कोई सबूत नहीं पेश कर पाए और इसी वजह से इनको डिफ़ॉल्ट ज़मानत मिली है। तो जाहिर सी बात है अब गोदी मीडिया इस खबर को लेकर के कोई डिबेट नहीं करेगी। डिबेट तो छोड़ दीजिए, इस पर कोई पैकेज भी नहीं चलाएगी, कोई स्टोरी भी नहीं चलाएगी, क्योंकि मामले में पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं।